स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों पर गौर कर रहे हैं जो बिजनेस करने का लगभग हर नियम को तोड़ती है। इसका नाम है रीवर्क और इसे 37 सिग्नल्स कंपनी के संस्थापकों जेसन फ्रीड और डेविड हेनमेयर हैंसन ने लिखा है। और मजे की बात यह है कि ये कोई अकादमिक थ्योरी नहीं है। ये एक छोटी लेकिन बेहद सफल और मुनाफे वाली कंपनी चलाने के 10 साल से ज्यादा के तजुर्बे से निकली बातें हैं। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि क्या वाकई कम काम करके ज्यादा हासिल करना मुमकिन है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। रीवर्क इसी एक साहसिक विचार पर बनी है और हम इसके हर पहलू की पड़ताल करेंगे, मतलब शुरुआत से लेकर बाजार में टिके रहने तक। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के पहले हिस्से से। हाँ, जहाँ लेखक कुछ बहुत ही स्थापित धारणाओं को चुनौती देते हैं। वो इसे टेक डाउन्स कहते हैं। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाली सलाह से होती है। सबसे पहली और मजेदार बात जो ये कहते हैं वो है वास्तविक दुनिया को नजरअंदाज करें। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। क्योंकि जब भी कोई नया आइडिया लेकर आता है तो सबसे पहले यही सुनने को मिलता है, भाई ये सब ठीक है पर रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगा। सही पकड़ा आपने। लेखक इसी रियल वर्ल्ड की धारणा पर हमला करते हैं। उनका तर्क है कि वास्तविक दुनिया, ये जो फ्रेज है, ये अक्सर निराशावाद और नए विचारों को न आजमाने का एक बहाना बन जाती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां सपने मर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वे अपनी ही कंपनी का उदाहरण देते हैं। रियल वर्ल्ड के हिसाब से बिना सेल्स टीम के लाखों ग्राहक बनाना नामुमकिन है। या फिर कर्मचारियों को 8 अलग-अलग शहरों में रखकर एक सफल कंपनी चलाना असंभव है। पर 37 सिग्नल्स ने ये सब किया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम हकीकत से मुंह मोड़ लें? ऐसा करना तो खतरनाक भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। उनका मतलब हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि बेवजह की नकारात्मकता को नजरअंदाज करना है। जब कोई कहता है ये रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगा, तो वो अक्सर अपने अनुभव की कमी या शायद कुछ नया करने के डर को आवाज दे रहा होता है। अच्छा। लेखकों का कहना है कि आपकी वास्तविक दुनिया वही है जिसे आप बनाते हैं। ठीक है, ये नजरिया समझ में आता है। अब एक और ऐसी ही चौंकाने वाली सलाह पर आते हैं। गलतियों से सीखना ओवररेटेड है। हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। हाँ, और ये विचार सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। लेखकों का कहना है कि गलतियों से आप बस ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, जो कि जरूरी है। जरूरी है, लेकिन ये नहीं सीखते कि आगे क्या करना चाहिए। इसके उलट जब आप सफल होते हैं तो आपके पास एक जीता जागता सबूत होता है कि क्या काम करता है। एक रेसिपी होती है। बिल्कुल, एक रेसिपी होती है जिसे आप दोहरा सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन क्या ये एक तरह का सर्वाइवरशिप बायस नहीं है? हम सिर्फ सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और उनकी अनगिनत असफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या असफलता हमें लचीलापन रेजिलियंस और मजबूती नहीं सिखाती? आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। असफलता से मिलने वाले सबक को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन रीवर्क का फोकस पूरी तरह से कह सकते हैं आगे बढ़ने पर है। वे एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अध्ययन का हवाला देते हैं। उसमें पाया गया कि जो उद्यमी पहले सफल हो चुके थे, उनके दोबारा सफल होने की संभावना थी 34%। 34%? हाँ, जबकि जो पहले असफल हुए उनकी सफलता दर सिर्फ 23% थी। अच्छा। जो कि पहली बार कोशिश करने वालों के लगभग बराबर थी। तो आंकड़े भी यही इशारा करते हैं कि सफलता सफलता को जन्म देती है। ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। अगर गलतियों से सीखना ओवररेटेड है तो फिर लंबी चौड़ी प्लानिंग का क्या? बिजनेस की दुनिया तो 5 ईयर प्लान्स के बिना चलती ही नहीं। और यहीं लेखक एक और धमाका करते हैं। वो कहते हैं प्लानिंग सिर्फ अंदाजा लगाना है। सिर्फ अंदाजा? हाँ, लंबी अवधि की बिजनेस योजनाएं एक तरह की कल्पनाएं हैं, क्योंकि इतने सारे कारक, बाजार, प्रतियोगी, ग्राहक, तकनीक आपके नियंत्रण से बाहर हैं। तो ये प्लान्स आपको एक तरह से बांध देते हैं। बिल्कुल, ये प्लान आपको एक अंधे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं, भले ही रास्ते में बेहतर अवसर क्यों ना मिल जाए। पर बिना प्लान के कोई बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्या इससे केओस नहीं फैलेगा? निवेशक भी तो एक ठोस प्लान देखना चाहते हैं। देखिए, वो प्लानिंग के पूरी तरह खिलाफ नहीं है, बल्कि लंबी कठोर योजनाओं के खिलाफ है। उनकी सलाह है, इस साल क्या करना है ये भूल जाइए, ये तय करिए कि इस हफ्ते क्या करना है। छोटे छोटे हिस्सों में। हाँ, जब आप छोटे छोटे हिस्सों में काम करते हैं तो आप ज्यादा लचीले होते हैं और असलियत के आधार पर फैसले ले सकते हैं, न कि महीनों पहले लगाए गए अंदाजों पर। ठीक है, तो अगर लंबी चौड़ी प्लानिंग बेकार है
और गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि लेखकों का पूरा जोर बस शुरू करने पर है। बिल्कुल। और शायद यही बात हमें किताब के अगले हिस्से गो पर ले जाती है। हाँ, जब आप पुरानी धारणाओं को तोड़ देते हैं तो सवाल उठता है कि अब क्या करें? और उनका पहला जवाब है अपनी खुजली खुद मिटाओ। स्क्रैच योर ओन इच। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ जिसकी ज़रूरत आपको खुद है। जब आप अपनी समस्या का समाधान करते हैं तो आपको जुनून भी होता है और आप सही जवाब भी जानते हैं। ये तो बहुत सीधा साधा विचार है, पर शायद इसीलिए इतना शक्तिशाली है। हाँ, देखिए 37 सिग्नल्स को अपने क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने बेसकैम्प सॉफ्टवेयर बनाया अपनी ज़रूरत के लिए। अपनी ज़रूरत के लिए। जेम्स डायसन को गुस्सा आया कि उनका वैक्यूम क्लीनर धूल से भर जाता है और सक्शन खो देता है, तो उन्होंने दुनिया का पहला बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बना दिया। अच्छा। नाइकी के मशहूर वैफल सोल का आइडिया तब आया जब कोच बिल बोरमैन अपनी टीम के लिए बेहतर जूते बनाने के लिए रबर को अपनी पत्नी के वैफल मेकर में पिघला रहे थे। ये सब अपनी ही समस्या का हल ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। और जब आइडिया मिल जाए तो अगला सवाल आता है पैसे का। ज्यादातर लोग बाहरी फंडिंग यानी निवेशकों से पैसा जुटाने के बारे में सोचते हैं। इस पर किताब क्या कहती है? वे इसे प्लान जी कहते हैं। मतलब आखिरी विकल्प? हाँ, आखिरी विकल्प। उनका मानना है कि जब आप बाहर से पैसा लेते हैं तो आप अपनी कंपनी का नियंत्रण खो देते हैं, आपका डीएनए बदल जाता है। निवेशकों को अपना पैसा जल्दी वापस चाहिए होता है, अक्सर कुछ सालों में। तो आपका ध्यान एक बेहतरीन टिकाऊ बिजनेस बनाने से हटकर उसे जल्दी से बेचने पर लग जाता है, भले ही वो लाभदायक ना हो। हाँ, लेकिन क्या बिजनेस को तेजी से बढ़ा करने के लिए फंडिंग जरूरी नहीं है? मेरा भी यही सवाल था। जरूरी हो सकती है, लेकिन लेखक सावधान करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। फंडिंग जुटाने की प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं और इस दौरान आपका ध्यान प्रोडक्ट और ग्राहकों से हट जाता है। उनकी सलाह है कि जितना हो सके अपने मुनाफे से ही बिजनेस को बढ़ाएं। इसे बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ उनका एक और मजेदार विचार है, एक बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप नहीं। हाँ, आजकल तो हर कोई स्टार्टअप ही शुरू करना चाहता है। हाँ, इन दोनों में वो क्या फर्क बताते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप शब्द एक तरह का बहाना बन गया है। बहाना? हाँ, एक ऐसी जादुई दुनिया जहां मुनाफा, राजस्व और बिजनेस की बुनियादी बातों को भविष्य के लिए टाला जा सकता है। सब कुछ ग्रोथ और यूजर्स पर केंद्रित हो जाता है। तो क्या लेखक स्टार्टअप शब्द को एक तरह के कल्चरल प्रॉब्लम के तौर पर देखते हैं, जिससे बुनियादी बिजनेस सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सके? बिल्कुल। उनका मानना है कि हर बिजनेस को पहले दिन से एक असली बिजनेस की तरह सोचना चाहिए, जिसका मकसद है पैसे लेना और उससे ज्यादा कमाना। जिस बिजनेस में मुनाफे का कोई रास्ता नहीं, वो बिजनेस नहीं, एक महंगा शौक है। और स्टार्टअप कल्चर अक्सर कैश जलाने, बड़ी वैल्यूएशन पाने और जल्दी से बिक जाने को महिमा मंडित करता है। सही कहा, जबकि एक टिकाऊ बिजनेस बनाने पर ध्यान होना चाहिए। ये कम ही ज्यादा है वाली सोच अब साफ दिखने लगी है। कम प्लानिंग, कम भारी पैसा, कम तामझाम। हाँ, और जब काम शुरू हो जाता है तो ये सोच आगे कैसे बढ़ती है। किताब में एक चैप्टर है प्रोग्रेस पर, जिसमें वो कहते हैं बाधाओं को गले लगाओ। मतलब कम समय, कम पैसा या कम लोग होना एक अच्छी बात है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाधाएं आपको रचनात्मक बनाती हैं। जब आपके पास असीमित संसाधन होते हैं तो आप आलसी हो जाते हैं। आप समस्याओं को पैसे फेंक कर सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब संसाधन कम होते हैं तो आपको जुगाड़ करना पड़ता है, स्मार्ट तरीके खोजने पड़ते हैं, आप फिजूल खर्ची से बचते हैं और हर चीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, साउथवेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण देखिए। वो सिर्फ एक ही तरह का विमान बोइंग 737 इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये एक बाधा थी, लेकिन इससे उनके मैकेनिक, पायलट, क्रू किसी भी विमान पर काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, सब कुछ आसान और सस्ता हो गया। उन्होंने एक बाधा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सही पकड़ा। ये बाधाओं को गले लगाने वाली बात सीधे प्रोडक्ट बनाने के तरीके से भी जुड़ती है। लेखक कहते हैं कि आधा अधूरा प्रोडक्ट बनाने से बेहतर है एक बेहतरीन आधा प्रोडक्ट बनाएं। क्या लाइन है! इसका सार ये है कि आप एक साथ सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा को आधा कर दें।
उन शानदार फीचर्स को बाद के लिए छोड़ दें और कुछ चुनिंदा चीजों को असाधारण रूप से अच्छा बनाएं। लोग एक काम को याद रखते हैं। हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 10 साधारण फीचर्स हो उसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक काम बेहतरीन तरीके से करता हो, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बाजार में हमेशा ज्यादा फीचर्स देने का दबाव रहता है। बिल्कुल, और यहीं पर अनुशासन काम आता है। खुद लेखकों ने इस किताब के साथ यही किया। अच्छा। इसका पहला ड्राफ्ट 57,000 शब्दों का था। उन्होंने उसे काटकर सिर्फ 27,000 शब्दों का कर दिया। आधे से भी कम? हाँ, इससे किताब ज्यादा असरदार, सीधी और पढ़ने में आसान हो गई। उन्होंने अपना ही सिद्धांत लागू किया। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, प्रोडक्टिविटी सेक्शन। लेखक कहते हैं मीटिंग्स जहरीली होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं और उनका समाधान क्या है। हाँ, ये सबका दर्द है। वे कहते हैं कि मीटिंग्स प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो अचानक होती हैं, आपका काम तोड़ देती हैं और अक्सर भटक जाती हैं। हाँ, और बातें अक्सर अमूर्त विषयों पर होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उनकी लागत। लागत? हाँ, 1 घंटे की मीटिंग जिसमें 10 लोग शामिल हों, वो 1 घंटे की नहीं बल्कि 10 कामकाजी घंटों की बर्बादी है। 10 घंटे? ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तो क्या मीटिंग्स करनी ही नहीं चाहिए? जहां तक हो सके बचना चाहिए, और अगर करनी ही पड़े तो उनके कुछ सख्त नियम हैं। जैसे कि? पहला, एक टाइमर सेट करें। दूसरा, कम से कम लोगों को बुलाएं। तीसरा, एक स्पष्ट एजेंडा रखें। और सबसे जरूरी, मीटिंग हमेशा एक समाधान और उस समाधान को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम के साथ खत्म होनी चाहिए। वरना उससे समय की बर्बादी है। बिल्कुल। ये नियम तो हर ऑफिस में लगा देने चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट तैयार है और हमने मीटिंग्स भी कम कर दी हैं। अब दुनिया को इसके बारे में कैसे बताएं? प्रमोशन को लेकर भी रीवर्क का नजरिया अलग है। वो कहते हैं अपने प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा सिखाओ। ये पारंपरिक मार्केटिंग के बिल्कुल उलट है। विज्ञापन पर लाखों खर्च करने के बजाय लोगों को कुछ सिखाएं, अपना ज्ञान साझा करें। हाँ, जब आप सिखाते हैं तो आप सिर्फ एक विक्रेता नहीं रहते, आप एक सलाहकार बन जाते हैं। आप विश्वास और निष्ठा बनाते हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इसमें वे मशहूर शेफ का उदाहरण देते हैं, जैसे संजीव कपूर अपनी रेसिपीज और तकनीकें सबके साथ साझा करते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो अपना गुप्त नुस्खा बता रहे हैं, पर वो जानते हैं कि सिर्फ रेसिपी जानने से कोई उन्हें टक्कर नहीं दे सकता। सही बात है। असली जादू उस रेसिपी को बनाने के अनुभव, हुनर और मतलब निष्पादन में है। इसी तरह बिजनेस को भी अपने रेसिपी साझा करने से नहीं डरना चाहिए। ये आपको भीड़ से अलग करता है। और प्रतिस्पर्धा को लेकर उनकी एक और सलाह है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। अपने प्रतिस्पर्धी से कम करो। अंडरडू योर कॉम्पिटिशन। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हर कोई तो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा करने की कोशिश करता है। हाँ, पारंपरिक ज्ञान यही कहता है कि कॉम्पिटिटर ने 4 फीचर दिए तो तुम 5 दो। ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। तो इसके बजाय क्या करें? लेखक कहते हैं कि इसके बजाय कुछ चीजें न करने का फैसला करो। सरल समस्याओं को हल करो और जटिल समस्याओं को अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए छोड़ दो। कम करना अक्सर ज्यादा करने से ज्यादा मुश्किल और स्मार्ट होता है। लेकिन आज के बाजार में क्या कम फीचर वाला प्रोडक्ट सस्ता या अधूरा नहीं माना जाएगा? ये इस पर निर्भर करता है कि आप किसे टारगेट कर रहे हैं। इसका क्लासिक उदाहरण फ्लिप कैमकॉर्डर है। अच्छा, हाँ। जब सोनी और पैनासोनिक जैसी कंपनियां दर्जनों फीचर्स वाले कैमरे बना रही थीं, फ्लिप ने एक ऐसा कैमरा बनाया जिसमें लगभग कुछ भी नहीं था। कोई जूम नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं। हाँ, छोटी सी स्क्रीन, लेकिन वो एक काम बहुत अच्छे से करता था। आसानी से वीडियो बनाना और उसे कंप्यूटर पे डालना। और वो जबरदस्त सफल हुआ। हाँ, क्योंकि वो उन लोगों के लिए था जो सादगी चाहते थे। उसने कम किया लेकिन बेहतर किया। तो अगर हम रीवर्क के पूरे दर्शन को एक लाइन में समेटें तो ये वही बात है। सरलता अपनाएं, पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाएं और योजना बनाने से ज्यादा करने पर ध्यान केंद्रित करें। सही कहा। ये काम को देखने का, बिजनेस को चलाने का एक अलग ही चश्मा है। ये हमें याद दिलाता है कि एक सफल बिजनेस चलाने के लिए आपको किसी बड़ी MBA डिग्री, विशाल टीम या बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छी सोच और उसे शुरू करने की हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए किताब का अंतिम अध्याय एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त होता है। प्रेरणा नष्ट हो जाती है। इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। मतलब? जैसे दूध या फल खराब हो जाते हैं,
वैसे ही प्रेरणा भी, वो समय के साथ खत्म हो जाती है। जब आपके पास कोई आइडिया आता है तो उस वक्त जो उत्साह और ऊर्जा होती है वो 1 हफ्ते या 1 महीने बाद नहीं रहती। तो इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष शायद यही है। बिल्कुल। श्रोता ये सोच सकते हैं कि वो कौन सा आइडिया है जिसे वो सही समय, सही प्लान या सही संसाधनों के इंतजार में टालते आ रहे हैं। आज प्रेरणा की वो चिंगारी बुझने से पहले उस पर पहला सबसे छोटा कदम उठाने के लिए क्या किया जा सकता है? शायद एक डोमेन नाम खरीदना। हाँ, या बस एक पन्ने पर आइडिया को लिखना। किसी बड़े प्लान का इंतजार करने के बजाय उस प्रेरणा पर आज ही काम करना शुरू कर दें। यही रीवर्क्स की असली आत्मा है।